हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कल हमारा जो पेपर है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर। तो आइए डिस्कस करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रिसर्च एक्चुअली है क्या। तो रिसर्च, जब हम रिसर्च की बात करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और फिर सर्च। जैसे कि आपको पता होगा, सर्च यानी क्या होता है? खोजना, ढूंढना। ठीक है, खोजा हुआ। तो सर्च यानी जब खोजना होगा, और री का मतलब बार बार होता है। तो हम जब दोनों को मिलाएंगे तो रिसर्च का मतलब होता है बार बार खोजना। ठीक है, अब बार बार क्या खोजना, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं रिसर्च को। The main aim of research is to search the appropriate solution of particular problems। मतलब पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम की जब हम बार बार खोज करते हैं तो हम उसको रिसर्च कहते हैं। ठीक है, रिसर्च इज द ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिप्शन। मतलब पूरे डिस्क्रिप्शन का ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है रिसर्च में। रिसर्च इज द मॉडर्न एंड सेटल्ड टेक्निक। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, ये जो व्यक्ति है ये एक अर्थशास्त्री है। रिसर्च इज अ प्रोसेस विच हैज यूटिलिटी टू एक्सटेंड द क्लास ऑफ इंक्वायरी एम्प्लॉयड एज द रिसर्च एक्टिविटी। ये इनके शब्दों में रिसर्च का मतलब होता है। ठीक है, हेल्पिंग सोसाइटी एंड मैन रिलेटेड मोर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। जॉन वेस्ट के हिसाब से रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। आइए समझते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च, a detailed and careful study of something to find out more information about it। रिसर्च का क्या मतलब है यहाँ पर? जब हम किसी भी सिस्टमेटिक बिहेवियर में, किसी भी कॉन्सेप्ट के में बार बार उस चीज़ की खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं उस चीज़ को बेहतर तरीके से बनाने के लिए, तो हम इसको रिसर्च कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का जब नया आविष्कार होता है उसको इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो न्यूली लोगों के सामने पे रखा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उसको रिसर्च नहीं कहा जाता, उसको इन्वेंशन कहा जाता है। लेकिन जब उस खोज को फिर से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फ्लो किया जाता है, उसको और अच्छे से उसमें सुधार किया जाता है, तो वह खोज के जरिए किया जाता है। मतलब जब सबसे पहले एसी बना था तो एसी उतना एफिशिएंट वर्किंग नहीं करता था, लेकिन ठीक है, खोज लिया गया था, इन्वेंट कर लिया गया था। लेकिन जब उसमें लगातार सुधार किए गए, तो सुधार किसके आधार पे किए गए? रिसर्च के आधार पे किए गए। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एक फ़ोटो देखा होगा, एक व्यक्ति था, उसको फ़ोटो खींचने, उसका फ़ोटो खींचा जब गया था कैमरे के द्वारा, तो उसको स्टिल 8 घंटे तक बैठना पड़ा था, तब जाके वो कैमरे ने उसकी फ़ोटो खींचा था। कैमरा उतना ज़्यादा हाईली इक्विप्ड नहीं था। ठीक है, इन्वेंट हो गया था, खोज कर ली गई थी कैमरे की, लेकिन उसकी जो वर्किंग थी वो बहुत स्लो थी। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आया गया, और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को। जो हमारा माइक्रो SD कार्ड था, आपको भी याद होगा, 4 GB 16 GB तो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया, छोटे छोटे माइक्रो SD कार्ड में 1 TB तक आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अनुसंधान एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्वेंशन को बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग मेथोडोलॉजी। ये भी 2 शब्दों से बना हुआ है, मेथड और ओलॉजी। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। द वे ऑफ डूइंग समथिंग बेस्ड ऑन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। जब किसी भी प्रिंसिपल्स और मेथड्स पे काम किया जाता है, सिस्टमेटिक काम किया जाता है, तो उसको मेथोडोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, प्रिंसिपल बेस्ड पर जब आप काम करेंगे, कोई भी काम का पूर्व निर्धारित सिद्धांत होता है। अब उस सिद्धांत पर आप सिस्टमेटिक जब काम करते हैं तो उसको मेथोडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग the methods used in your field and the theories or principle behind them in order to develop an approach that matches your objectives
Methods are specific tools and procedures you use to collect and analyze data. For example, experiment, survey and statistical test. मतलब इसका ये है कि जब हम कोई भी स्टडी करते हैं तो उसको सिस्टमेटिक मेथड से अगर करें, अगर अनुसंधान किया जा रहा है और सिस्टमेटिक मेथड से किया जा रहा है तो उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहेंगे। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ही आवश्यक है कि जब हम कार्य को करें तो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल के बेस्ड पर करें, मतलब उसके जो पूर्व निर्धारित सिद्धांत है उसके आधार पर जब हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं तो उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भैया इसके, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आइए पढ़ते हैं। कलेक्शन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कलेक्ट अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, he has to direct his study to some higher aim which invariably is welfare of society। ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव भैया इसके, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा लेके आ पाएंगे, सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अब ये जो रिसर्च होती है, अब देखिए ये कोरोना में जो वैक्सीन बनी थी वो किसके आधार पे बनी थी, वो बनी थी रिसर्च के आधार पे। जैसे कि देखा गया था कि ये जो कोरोना का वायरस है ये सार्स से मिलता जुलता है, सार्स से मिलता जुलता वायरस है। तो सार्स के लिए जो दवाइयाँ दी जाती थी उस पर थोड़ा थोड़ा और अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया। फिर देखा गया कि मरे हुए जो कोरोना है उससे अगर दवाई बने तो इस पर काम किया जा सकता है। तो मरे हुए कोरोना को लिया गया, उसको जिंदा कोरोना पे डाला गया, तो देखा कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं। जब मार रहे हैं तो वो रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, फिर उससे दवाई बना ली गई। तो दवाई बना ली गई, आपको इंजेक्ट कर दिया गया, लोगों पे इंजेक्ट किया गया, रिसर्च किया गया कि ये सब ठीक ठाक काम कर रहा है, तो उससे आपकी दवाई बन गई। देखा होगा आपने कोविशील्ड बनी थी, कोवैक्सीन बनी थी, तो किससे बनी थी, अनुसंधान के द्वारा ही बनी। ठीक है, तो इससे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी भी हुआ, लोगों की जान बची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, भैया नया प्रोडक्ट भी तो डेवलप होगा जब अनुसंधान होगा। तो नया प्रोडक्ट, कोविशील्ड कोवैक्सीन बनी तो नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, इससे लोगों की जान बची। तो जो अनुसंधान है ये नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ऑल मैनेजर्स नीड टू कंडक्ट अ रिसर्च इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग न्यू। सभी मैनेजर्स को कंडक्ट करना चाहिए रिसर्च ताकि नया चीज सामने आ पाए। अब हम पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, आइए समझते हैं। स्टेटमेंट इन सम हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू सम एक्सप्लेनेशन विच इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर हाइपो और थीसिस ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। हाइपो और थीसिस समझते हैं कैसे। हाइपो, इंटरमिक्सचर ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को मिक्स किया जाता है तो इसको हाइपो कहा जाता है। ठीक है, और यह है थीसिस, शोइंग द पोजीशन ऑफ दूस वेरिएबल, जब उसकी पोजीशंस को बताया जाता है, जब उसकी स्टडी की जाती है तो इसको थीसिस कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इंटरमिक्सचर ऑफ टू मोर वेरिएबल्स शोइंग द पोजीशन ऑफ दूस वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स को जब मिलाया जाता है और उसकी पोजीशंस को बताई जाती है, उसकी स्टडी को बताया जाता है, उसका अनुसंधान किया जाता है तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। हाइपोथेसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, आइए समझते हैं हाइपोथेसिस के एडवांटेजेस। विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस द प्रेडिक्शन रिगार्डिंग रिजल्ट्स कैन बी मेड एज वेल, मतलब हम इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं कि भैया इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, हाइपोथेसिस की मदद से। हाइपोथेसिस द रिसर्चर सीक्स फॉर द हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर टू प्रिपेयर रिजल्ट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा भी इसमें किया जा सकता है और रिजल्ट्स को भी पहले ही हम लोग तैयार कर सकते हैं कि कैसे हाइपोथेसिस की मदद से रिजल्ट ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, कलेक्ट्स ओनली दूस डाटा आउट ऑफ वेरियस डेटा विच कैन बी हेल्पफुल टू हिम इन अचीविंग हिज गोल्स एंड रिगार्डिंग। हाइपोथेसिस की मदद से हम अचीवमेंट गोल्स को भी कर सकते हैं, हम रिसर्च को तो कर ही सकते हैं, साथ में हम गोल्स को
पहले से ही समझ सकते हैं कि क्या हम इसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑर्डिनेट करेंगे और इसको इस पे से कैसे हम रिजल्ट्स को ले सकते हैं। तो ठीक है, हाइपोथेसिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन मैनेजमेंट। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, भाई क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? तो पहला है इमेजिनेशंस। हाइपोथेसिस इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज। देखिए, नॉलेज तो अपनी जगह है, हाइपोथेसिस मदद करता है किस चीज़ के लिए? इमेजिनेशंस को बनाने के लिए। इमेजिनेशंस जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले उस कार्य की रूपरेखा को बनाते हैं, मतलब प्लानिंग कर लेते हैं, फिर इमेजिनेशंस आप इमेजिन करते हैं कि भाई हमारा काम कैसे होगा, कैसे हम इस कार्य को कर सकते हैं सही ढंग से। तो हाइपोथेसिस मदद करती है इमेजिनेशंस के लिए। ठीक है, एनालॉजी, some of the human activities like animal on the basis of animal and they have received analogies by which they got help in the constructions of hypothesis। भाई एनालॉजी भी जो है यहाँ पर काम करती है। ठीक है, insights, the insight of the research plays an important role because of good insighter get success in the goal as accordingly। इंसाइट भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग उसके अंदरूनी पार्ट में नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग उसके बारे में पूरा नहीं जानेंगे, जब तक हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो जब हमको किसी भी चीज़ को पूरा समझना होता है तो हमको उनके इंसाइट्स पे काम करना पड़ता है कि अंदर इसमें कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसे इस पर काम किया जा सकता है। तो ये सब है हाइपोथेसिस के सोर्सेस। सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से बताइए सैम्पलिंग क्या होती है। आप लोगों ने ये शब्द बहुत ज़्यादा हिंदी शब्द में सुना होगा, सैंपल। भैया सैंपल दिखाना, सैंपल लेने क्या होता है? सैंपल लेने क्या होता है? जब बहुत सारी क्वांटिटी की कुछ अंश निकाल करके जब आप उसका अवलोकन करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो उसको हम लोग सैंपल करते हैं, सैंपल कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप चावल की दुकान में जाते हैं, चावल की दुकान में आपने उनको कहा कि भैया हमें चिन्नौर चावल, बालाघाट पे जीआई टैग मिला हुआ है चिन्नौर चावल का, तो चिन्नौर चावल चाहिए मुझे। तो बोलता है कि हाँ ठीक है ले जा लो। तो आप बोलते हैं भैया दिखाओ तो कैसा है? तो वो क्या पूरे 50 किलो की कट्टी आपको दिखा देता है क्या? नहीं दिखाता। वो क्या करता है कि थोड़ा सा कुछ अंश उस चावल का आपको हाथ में निकाल के दिखा देता है। अब आप उस उतने से अंश से देख लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ चिन्नौर है और अच्छा है, इसका 50 किलो दे दो। आप पूरा 50 किलो में क्या गोता लगा के देखते हैं क्या कि कैसी क्वालिटी है इसकी? नहीं लगाते। आप सिर्फ उसका कुछ अंश निकाल लेते हैं, उससे आप समझ जाते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वही सैंपल कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। सैम्पलिंग डिजाइन, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, आगे जाते हैं। Sampling is a selection of certain percentage of the group of items according to the predetermined plan. Sample is a group of selected units. The sample system is used inside of life. This utility of sample has made its place very important in research. देखिए, रिसर्च में सैम्पलिंग बहुत ही आवश्यक कैसे हो जाती है। मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उसमें आप अगर, हाँ चलिए फिर एग्जाम्पल पे आ जाता है, मुझे याद आ गया। आपको मलेरिया हुआ है, आप गए पैथोलॉजी और आपने जांच कराई, तो वो पैथोलॉजी वाला आपके खून का सैंपल लेता है ना, आपको यहाँ पर पिन टोचता है, थोड़ा सा अंश निकालता है, अपने माइक्रोस्कोप में देख लेता है और बता देता है कि आपको मलेरिया हुआ है या टाइफाइड हुआ है या जो भी हुआ है। क्या वो ऐसा करता है क्या कि एक तरफ से आपके मुंह में लगा दिया उसने एक पाइप और पूरा का पूरा ब्लड निकाल लिया, पूरा का पूरा ब्लड निकाल लिया और फिर चेक करके बोला भैया मलेरिया? अरे जब तक चेक करेगा जब तक तो इंसान ही मर जाएगा। तो क्या करता है वो शोध करने के लिए कुछ सैंपल, मतलब कुछ अंश लेता है। वो अंश इसलिए लेता है ताकि उसकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो पाए, ताकि वो देख पाए कि उस आपको मलेरिया है कि नहीं है। वो पूरा का पूरा ब्लड नहीं निकाल लेता है। तो सैंपलिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है किसके लिए? रिसर्च के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका कल पेपर है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बोल रहा हूँ, जब हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हमारी क्लासेस में पढ़ेंगे, उसमें आप लोग हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेलिंग में मिलेगा। अभी हम लोग पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग: टू ऑब्टेन रिलायबल इंफॉर्मेशन, to obtain reliable information about the population।
रिलायबल मतलब, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए रिलायबल का मतलब क्या होता है। टू टेस्ट द reliability of differences between the sample between the population parameters to test the validity of the census investigations। ठीक है, यहाँ पर सैम्पलिंग जो है पॉपुलेशन से रिलेट किया हुआ है। रिलायबल का मतलब मैं पहले बता देता हूँ आपको, विश्वसनीय होता है। ठीक है, विश्वसनीय जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है कि सैम्पलिंग इसलिए लिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट हो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उसमें ज़रा भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सेंसस एकदम सही सही बता सके कि कितना हम लोगों के यहाँ पॉपुलेशन है। और इसको दूसरी जगह पर भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है पॉपुलेशन से लिया गया है। ठीक है, वेरियस स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए इसको सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेप्टेड सैम्पलिंग, दिस इज टू नोटेबल एक्सेप्टेड सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ इनवाइटेड सैम्पलिंग। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, इनवाइटेड सैम्पलिंग, कोई इशू नहीं है इसमें ज़्यादा। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये ठीक है, ये हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग के। ठीक है, अंडर दिस प्रोसेस एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी गेट्स द इक्वल ओकेजन फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये भी उसी का कॉन्सेप्ट है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी वही है, सिस्टमेटिक आप लोगों को पता होगा, जब कोई काम को ठीक ठाक तरीके से किया जाता है तो उसको सिस्टमेटिक बोला जाता है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग होती है जब भी कोई सैम्पलिंग आप अलग अलग कॉन्सेप्ट से लेते हैं, एक ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 10 ले लिया, मतलब कोई सिस्टमेटिक लीनियर इक्वेशन नहीं रहता, इसमें क्रोनोलॉजी नहीं रहती, इसमें कहीं से भी उठा लिया जाता है डेटा को, कहीं से भी। पहला डेटा उठा लिया, फिर 5वां डेटा उठा लिया, फिर 9वां डेटा उठा लिया, तो ये रैंडम सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। डेटा एनालिसिस क्या है, आइए पढ़ते हैं एक बार। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, सॉरी एनालिसिस लिखा हुआ है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग रॉ डाटा टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प बिजनेसेस। एंड in-depth understanding of data can improve customer experience, retention, टारगेटिंग, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। डेटा एनालिसिस क्या है भाई? पहले बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, फिर एनालिसिस समझेंगे डेटा क्या होता है। जब बहुत सारे आपके पास कलेक्शंस हो और उसका जब आप पूरा अवलोकन करते हैं, समराइज्ड फॉर्म में कलेक्शन करते हैं, तो हम लोग उसको डेटा बोलते हैं। ज़्यादातर आप लोग डेटा का इस्तेमाल यहाँ पर करते हो इंटरनेट के लिए, मेरा डेटा ख़त्म हो गया। टर्मिनोलॉजी अलग कंसर्न में हो, यहाँ डेटा अलग चीज़ है। डेटा यानी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा कलेक्शन का एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्लास में 50 बच्चे बैठे, अब 50 बच्चों का मुझे डेटा चाहिए, तो वो डेटा क्या है? वो उनका कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। कैसे कहलाएगा? उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका फीस कार्ड और उनका दूसरा इन्फॉर्मेशन, पापा का नाम ले लीजिए। जब उन लोग एक फॉर्म में ये भर के देते हैं तो मेरे पास उनका डेटा आ जाता है। मेरे पास उनका नाम भी आ जाएगा, उनके पापा का नाम भी आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, वो कहाँ रहते हैं एड्रेस प्रूफ भी आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ कि एक शीट बन गई, उस शीट में सभी 50 बच्चों का मेरे पास डेटा आ गया। मेरे पास एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ गई कि इतने बच्चे मेरे पास हैं। इससे क्या हुआ, मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को उनकी क्वांटिटी पता चल गई कि मेरे पास 50 बच्चे हैं। मेरे को उनका सबका नाम पता चल गया कि इतने बच्चे हैं। मेरे को उनका सबका नंबर आ गया, कल को मुझे अगर उनको कॉल करना रहेगा तो मैं 1 to 1 उनको कॉल कर सकता हूँ। मेरे को उनके पापा का नंबर आ गया, मेरे को उनका एड्रेस भी मिल गया, कल को अगर मुझे उनके घर पे जाना है चाय पीने के लिए तो मैं उनके घर भी जा सकता हूँ। मतलब डेटा बहुत ही आवश्यक होता है सब लोग का एक समराइज्ड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। ठीक है, डाटा एनालिसिस ये वह प्रोसेस है जब हम डाटा से जानकारी निकालते हैं। डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और उससे जानकारी जब निकालते हैं, ठीक है, तो इसको डाटा एनालिसिस बोलते हैं। मतलब जब हमारे पास डेटा आ जाता है, सभी 50 बच्चों का डेटा आ गया हमारे पास, क्या नाम है, क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, क्या पापा का नाम है, आ गई इन्फॉर्मेशन।
और जब हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम उस डेटा का कलेक्शन ऑफ डेटा का जब हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसमें से जानकारियों का आहरण करते हैं, निकालते हैं जानकारियों को, तो उसको हम डाटा एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। डाटा एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, चलिए हमने पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि डाटा कलेक्शन बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है मैनेजमेंट पे। जब तक डेटा रहेगा नहीं, मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और एक बैंक में मैनेजर है, ठीक है। अब उस बैंक में आपके बहुत सारे लोग काम, मतलब चपरासी भी काम कर रहा है ना, आपका पीओ भी काम कर रहा है, क्लर्क भी काम कर रहा है, डिपॉजिटिंग ऑफिसर भी काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर भी काम कर रहा है, मार्केटिंग वाले भी काम कर रहे हैं। अब इतने सारे लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके पास उनका डेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग वाला वो पैसे लेके भाग गया, कहाँ ढूंढेंगे? आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो जब आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तभी पुलिस को अप्रोच कर पाएंगे कि भैया ये नाम है, ये इनके पापा का नाम है, ये आधार कार्ड का नंबर है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनका एड्रेस है। तो पुलिस जाके तभी तो ढूंढ पाएगी। जब तक आप कोई जानकारी ही नहीं दे पाएंगे, पुलिस कैसे ढूंढेगी? तो डाटा एनालिसिस बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है किसी भी मैनेजमेंट की। ठीक है, डेटा होना ही चाहिए सबका। एडिटिंग ऑफ डेटा, भैया समय समय पे हमको उसका एडिटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि 50 बच्चे थे, 50 में से 3 चले गए तो 5 नए आ गए, तो 5 नए आ गए तो उनका भी डेटा हमको चाहिए। जो 3 चले गए थे उनका डेटा डिलीट भी करना है, डिलीट ना भी करे और रखा भी रहे तो वो डेट डाटा है, मतलब अपने पास से जा चुका है, लेकिन डेटा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा हमेशा काम आता है। कभी अगर उनको अप्रोच करना रहा तो हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो एडिटिंग ऑफ डेटा, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एडिटिंग डेटा रिफर्स टू स्क्रूटनी ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। स्क्रूटनी कर लेते हैं, मतलब उसकी छटनी कर लेते हैं। जब तक हम छटनी नहीं करेंगे डेटा की, तब तक हम काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। एडिटिंग डाटा स्क्रूटनी के लिए बहुत ही आवश्यक है, मतलब छटनी के लिए स्क्रूटनी। एडिटिंग डेटा should be done with great care and caution of data may lead to meaningless and fallacious findings। मतलब ये है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करें तो उसका बहुत ही ख्याल से, बहुत ही सावधानी पूर्ण हम उसको डेटा को एडिट करें। अगर एक गलती भी आपसे हुई तो आप किसी वैसे विशिष्ट व्यक्ति को अप्रोच नहीं कर पाएंगे जिसकी चाहत ही आपको अप्रोच करने की। मतलब मान लीजिए कि किसी का नंबर लिखा है 96124882, मान लीजिए, इसका आगे का नहीं लिखते नहीं तो फोन लग जाएगा। अब हमने लिखते समय क्या किया कि 1 की जगह इसको 4 लिख दिया, तो क्या आप उस व्यक्ति को कांटेक्ट कर पाएंगे जिसकी इच्छा, मतलब जिसको आपको कांटेक्ट करना था? क्या आप कर पाएंगे उसको? नहीं कर पाएंगे। आपने 96 की जगह 69 लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानीपूर्ण हमको डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है और सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं। नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको बता देता हूँ। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो हम डायरेक्टली किसी व्यक्ति से लेते हैं। ठीक है, जैसे आप हैं, आपसे मैं आपका डेटा डायरेक्ट ले लूँगा तो ये प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से आपका डेटा लेता हूँ तो वो सेकेंडरी डेटा है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली अप्रोच करके भी कई बार ले लेते हैं कि भैया आपका रिज्यूमे दो, आपका बायोडाटा दो, है ना, तो या तो आपका CV दो। जब हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति को तो वो प्राइमरी डेटा में आ जाता है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जब हम किसी और से उस व्यक्ति का डेटा लेते हैं या दूसरे किसी व्यक्ति का डेटा लेते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। Raw data cannot be easily understood and it cannot be fit for further analysis and interpretation. Arrangement of data helps users in comparison and analysis. For example, the population of town can be grouped according to sex, age, marital status, etc.
क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देखिए डेटा भी जो है इसके भी बहुत सारे आधार होते हैं। कई बार ये आपके लिंग पर भी निर्भर करता है, भाई औरतों का डेटा अलग ले लें, आदमियों का डेटा अलग ले लें, थर्ड जेंडर्स का डेटा अलग ले लें, ठीक है। कई बार एज पर भी फैक्टर करता है, मतलब बच्चों का डेटा 18 साल से नीचे के डेटा उनको अलग अरेंज कर लीजिए, 18 साल से 50 साल का डेटा अलग अरेंज कर लिए, 50 से 100 तक का डेटा अलग अरेंज कर लिए। देखिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंट डेटा काम आता है। जैसे हम लोग का एजुकेशन का डेटा है, एजुकेशन का डेटा हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमारा नीट पीएनएसटी का भी क्लासेस रहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमको 15 साल से लेकर 32 साल तक के डेटा मिले। ये हमारे टारगेटेड डेटा होते हैं। 15 साल का बच्चा नीट पीएनएसटी जेईई सब पढ़ता है हमारी कोचिंग में। उसके बाद बीच के जो बच्चे रहते हैं ये भी हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, मल्टी की, एसआई की, पीएससी की। 32 साल तक के बच्चा हम लोग एलिजिबल मानते हैं कि भाई एमबीए कर लेगा या दूसरे कोर्सेस हमारे यहाँ कर लेगा। तो हमको जो डेटा चाहिए होता है वो 15 साल से 32 साल तक का डेटा चाहिए, मतलब एज स्पेसिफाइड होनी चाहिए उसमें। तो इस पर भी आधार करता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैरिटल स्टेटस पर भी आधारित होता है। देखिए अगर आप एक मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, मैरिज ब्यूरो पे आपको किनका डेटा चाहिए होता है? शादीशुदा लोगों का डेटा चाहिए क्या आपको? क्या करेंगे उसका? कोई काम का नहीं है। तो मैरिज ब्यूरो वालों को डेटा किनका चाहिए होता है? जो अभी अविवाहित है। अविवाहित मतलब मान के चलो 30 साल के अंदर तक का। ऐसा जरूरी नहीं, कई बार 25 में भी शादी हो जाती है, 22 में भी हो जाती है। लेकिन ये टारगेटेड डेटा में क्या होता है कि इसमें इंसान यूथ होता है तो हो सकता है उसका दोस्त हो, भाई इसका डेटा अगर 30 साल का भी किसी व्यक्ति का डेटा मिल गया, चलो मान लो, तो हमने उसको अप्रोच किया कि हमारा मैरिज ब्यूरो है, हमको रिश्ते। तो उन्होंने बोला नहीं हम तो शादीशुदा है लेकिन मेरा दोस्त है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो इसलिए इस एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम, रिजल्ट और आउटपुट मिल सके। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। तो एज के आधार पे, मैरिटल स्टेटस के आधार पे, सेक्स के आधार पे भी डेटा क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब साधारण रूप से यही है, जब डेटा की छटनी की जाए उनको एज के आधार पर, उनको मैरिटल स्टेटस के आधार पर, उनको उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर, जब और भी बहुत सारे आधार हैं, जब इनको अलग अलग रखा जाता है तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो जाता है। ठीक है। मैं बहुत साधारण हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत विशिष्ट हिंदी भाषा में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिंदी का उपयोग मत करिए, हमको समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो मैं बहुत साधारण भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। हिंदी मेरी ठीक ठाक है, अंग्रेजी भी ठीक ठाक है, इसलिए बोल लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्लास आज खत्म हुआ है। मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम को लेकर। आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश करिए। देखिए कोई यूपीएससी की तो एग्ज़ाम नहीं है कि जो बहुत लिमिटेड लिखिए, लेकिन एकदम एग्जैक्ट लिखिए, ऐसा लिखने में आपको नहीं कह रहा हूँ। आप ऐसा लिखिए जिसमें आप सामने वाले, ये जो हमारे एग्जामिनर जो कॉपी चेकर है, उसको अपने कॉन्सेप्ट को समझा सकें। भाषा बाइलिंगुअल यूज़ कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेरे से क्वेश्चन रहता है कि सर पूरा इंग्लिश, हम तो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं तो हम तो इंग्लिश मीडियम में उतना नहीं लिख पाते हैं, कैसा करें? हम तो सिर्फ 5 पन्ने लिख पाते हैं। तो 5 पन्ने में आप पास तो नहीं हो पाएंगे। 80 नंबर का आपका पेपर है तो 5 पन्ने में आप पास तो हो ही नहीं सकते। आप भले ही बाइलिंगुअल भाषा का उपयोग करिए। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी भी लिखिए, इंग्लिश भी लिखिए। जैसे कि आप लोग पीजीडीसीए में लिखते हैं, पीजीडीसीए में आज तक मैंने किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर ऐसा लिखते तो नहीं देखा। आप कंप्यूटर को इंग्लिश में लिखिए, कोई इशू नहीं है। आप ऐसा लिखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। आप कंप्यूटर भी ठीक से हिंदी में भी नहीं लिख पा रहे, इंग्लिश में भी लिख पा रहे, ऐसा नहीं। आप बाइलिंगुअल भाषा का प्रयोग करिए, हिंदी भी लिखिए, इंग्लिश भी लिखिए, बस सामने वालों को आपकी बातें समझ में आए जो आप वहाँ लिखें। ये बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा राइटिंग सिस्टमेटिक बनाए, सामने वाले को समझ में आए। आधे से ज़्यादा लोग तो पता नहीं क्या लिख के आ जाते हैं वहाँ मराठी। ऐसा नहीं करिएगा। कॉपी चेकर जो है वो आपका बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ में आता है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। लिखिए, उससे रिलेटेड लिखिए, सिस्टमेटिक लिखिए और बहुत अच्छे से लिखिए। ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कल पेपर है
उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक लिखने का आधार ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दिया हूँ और जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर उसको अपनी भाषा पे लिख दीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल। मैं पहले भी हर बार कहा हूँ, आज भी ये ज़रूर कहूँगा कि नॉलेज को गेन ज़रूर करिए, बिकॉज विदाउट स्किल्स एंड नॉलेज MBA इज़ यूजलेस। थैंक यू।